वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में थोड़ा सा पीडीएफ में देखा था और आप लोगों ने देखा था कैसे हम लोगों ने डायोफैंटाइन इक्वेशन का यूज करके लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश की थी। हम कुछ और इस वीडियो में पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को लीनियर कॉन्ग्रुएंस से संबंधित पूरा थ्योरम पीडीएफ में समझ में नहीं आया था और हम पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे, तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। आप लोगों को याद होगा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट रेडिड्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कंप्लीट रेडिड्यू सिस्टम पे कुछ थ्योरम किए, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने रिड्यूस्ड रेडिड्यू सिस्टम पढ़ा था और रिड्यूस्ड रेडिड्यू सिस्टम पर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। आज हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कोई इक्वेशन है और वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है तो उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डायोफैंटाइन के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक जो अलेक्जेंड्रिया का डायोफैंटस थे, हम लोग इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो पाए कि एक्चुअली हम लोग जो ये करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेस क्या है, कैसे इसके सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले सोचा गया, डायोफैंटस ने कैसे सोचा। हम लोग जानेंगे कि डायोफैंटस किस तरीके से अपने बेबीलोन में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया और कैसे इंटीग्रल सॉल्यूशन को सर्च आउट किया। देखिए, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है स्क्रीन पर, ax प्लस by इक्वल टू सी, इस टाइप के इक्वेशन को डायोफैंटाइन इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा डायोफैंटाइन इक्वेशन के बारे में बताना चाहते हैं। एक्चुअली इस इक्वेशन का जो नाम ax प्लस by प्लस सी, अगर आप ध्यान से इसको आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि यहाँ पे रखने पर सेटिस्फाई कर जाए। आपको याद होगा, अगर दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन शुरू के समय में अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, तो कोई मेथड नहीं बना था। तो डायोफैंटस ने सबसे पहले इसको सॉल्व करने की एक विधि बताई। अगर हम लोग अलजेब्रा में बात करें तो यहाँ x और y जो आपको मिलेगा दो वैल्यू, ये रियल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन नंबर थ्योरी में हम इसकी जब सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे तो अपने दायरे को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कन्फाइन कर लेंगे, कुछ ही हिस्सों में बात करेंगे। मतलब अलजेब्रा अगर हम लोग पढ़ते तो इसको हम लोग डिफरेंट फील्ड में इसके सॉल्यूशन की बात करते, लेकिन हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम x और y इंटीजर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहा जाए तो डायोफैंटस ने काम किया, x और y ऐसा इंटीजर ढूंढा जिसके कारण इसको सॉल्यूशन मिल पाया। तो कितने सॉल्यूशन वो ढूंढ पाया, कैसे ढूंढ पाया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हमेशा इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या कभी इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या कब सॉल्यूशन होगा, हम लोग देखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन हमको कॉन्ग्रुएंस पढ़ाने के लिए, आपके फंडामेंटल को स्ट्रांग करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसीलिए हम इसको एक बार आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जो इक्वेशन है इसका नाम लिखा हुआ है डायोफैंटाइन इक्वेशन। ये जो नेम है ना, एक्चुअली मैथमेटिशियन डायोफैंटस की वजह से पड़ा। अगर हम लोग बात करें तो जो डायोफैंटस था, इनिशियली यह इस प्रकार के इक्वेशंस को लेकर के स्टडी किया करता था। प्रैक्टिकली हम लोग डायोफैंटस के वर्क के बारे में बहुत इंडिविजुअल नहीं जानते हैं। हमारे किसी मैथमेटिक्स की, किसी हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में डायोफैंटस के बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं है कि कौन था, क्या क्या किया था। लेकिन कुछ चीज़ें इसकी हैं जो रिसर्च के द्वारा मिली हुई हैं। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में 250 AD के आसपास रहता था
और इसका जो पॉजिटिव एविडेंस है, जो साक्ष्य है इसकी एक्टिविटी का, वो बाइसॉफ ऑफ लाओडिसिया है, जो स्टार्ट हुआ था एपिस्कोपेट इन 270 में। इसके आसपास ये चीज़ स्टार्ट हुआ था, इसी एडी के आसपास 270 एडी में। और इसका एक मित्र था जिसने जो है एक बुक जो है डायोफेंटस के नाम से डेडिकेट किया था। जो डायोफेंटस के वर्क थे ना, वो ग्रीक में लिखे गए थे, और यूँ कह लीजिए वहाँ पे थ्योरेटिकल अब्स्ट्रैक्शन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा वर्क था। ही वॉज मोस्ट लाइकली अ हेलेनाइज्ड बेबीलोनियन। हेलेनाइज्ड बेबीलोनियन मीन्स जैसे बेबीलोन के कल्चर को, सभ्यता को आगे बढ़ाने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल था। इसकी जो पर्सनल पर्टिकुलर्स हैं इसके बारे में, एपिग्राम प्रॉब्लम में एक 4th सेंचुरी में एक प्रॉब्लम आई थी, तो कोई जानता नहीं था कि डायोफेंटस कौन है, कितने जिंदा रहा, कब पैदा हुआ। बस ये कहा गया कि 250 एडी के आसपास आया, लेकिन एग्जैक्ट इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम था और कब मरा है नहीं मालूम था। कहीं पे एक प्रॉब्लम लिखा था, एपिग्राम प्रॉब्लम, तो इससे लोग कुछ थोड़ा सा इसके डेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि डायोफेंटस कैसे हुआ। जैसे उस पुस्तक में क्या लिखा था, हीज बॉयहुड लास्टेड 1/6 ऑफ हिज लाइफ। मतलब जो डायोफेंटस थे अपने लाइफ के 1/6 में अपने बॉयहुड को जो है इन्होंने समाप्त कर लिया था। हीज बियर्ड ग्रीव आफ्टर 1/12 मोर। क्लियर, इनके जो दाढ़ी, जो इनके जो बियर्ड थे वो किस तरह से बढ़ रहे थे इसके बारे में आइडिया था। आफ्टर 1/7 मोर ही मैरिड। उसके बाद इनकी शादी 1/7 के बाद हुई। हिज सन वॉज बॉर्न 5 ईयर लेटर। शादी के 5 साल बाद इनके बच्चे का जन्म हुआ। जस्ट इसके बाद द सन लिव्ड टू हाफ हिज फादर्स एज। जो इनका बच्चा था वो अपने पिता की एज की आधी एज तक ही जिंदा रहा। एंड फादर डाइड 4 ईयर आफ्टर हिज सन। और बेटे के 4 साल के बाद पिता भी मर गया। ये सब डायोफेंटस के बारे में कहा गया। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई द एज एट विच डायोफेंटस डाइड, मान लिया कि एक्स एज पे डायोफेंटस मरा, तो अगर हम लोग इस डाटा को यूज करें तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे के 6 पार्ट में इन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया था। इनकी जो बियर्ड थी 1/12 में हो रही थी। 1/7 में इनकी जो शादी हुई थी, 5 साल बाद बच्चा हुआ था। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि फादर के हाफ एज पे इनके बेटे का मृत्यु हो गया था, 4 साल बाद ये मर गए थे। तो टोटल एक्स के बराबर आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 84 आएगा। तो ये जो पुस्तक लिखी थी ना, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि एपिग्राम प्रॉब्लम, तो यहाँ से कुछ लोगों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि 84 साल तक ये जिंदा थे। दस ही मस्ट बी रीच्ड एन एज ऑफ 84। बट इन व्हाट ईयर और इवन इन व्हाट सेंचुरी इज नॉट सर्टेन। कोई ये नहीं कंफर्म बता पाया कि कौन से साल में मरे, कब पैदा हुए, क्या सेंचुरी थी, कौन से सेंचुरी में थे। ये सब बातें ज़्यादा मालूम नहीं है। जो डायोफेंटस की सबसे ज़्यादा जो मतलब चीज़ें थी वो अरिथमेटिका पे टिकी थी, जिसको हम लोग अलजेब्रा में कई बार जो है इसकी स्टडी करते हैं। और भी बहुत सारी बातें थी जिसके बारे में आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं गूगल से या अन्य कहीं पर किसी बुक में मिले तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस न करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम है क्या? द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन AX + BY = C। अगर ये कोई डायोफेंटाइन इक्वेशन है तो इसके पास सॉल्यूशन तभी होगा, मतलब x और y आपको इंटीजर ऐसा मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, ये तभी मिलेगा जब a और b का GCD c को डिवाइड करे। ठीक है, द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन AX + BY = C हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d किसको डिवाइड करे, c को डिवाइड करे। d GCD है a और b का। ठीक है पूरी बात। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं कुछ कहेंगे अभी। अगर x0 और y0 मान लिया कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, आपको याद होगा कि जब आज हम दिन में PDF के बाद समझा रहे थे ऑडियो में, तो आप लोगों से हमने सॉल्व भी करवाया था और x0 y0 आप लोग निकाल पाने में बड़े अच्छे से सक्षम थे। 1-2 लोगों ने निकाल के दिखाया भी था। तो आप आसानी से पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, और जब ढूंढ पाएंगे तो बाकी के सॉल्यूशन को हमने लिखने की ये विधि बता दी थी कि आप t को वेरी करते जाइए इंटीजर में, आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा इंटीजर्स का।
कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ तक का काम कर लिया था। तो कई बार कंपटीशंस में भी आ सकता है कि बताइए इसके पास सॉल्यूशन हो कब होगा, तो आप चेक कर लीजिए इसका जीसीडी अगर इसको डिवाइड करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्लियर है पूरी बात। अच्छा, कोई जो डायोथीन इक्वेशन है, अगर इसके पास सॉल्यूशन है ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, और नहीं सॉल्यूशन है अगर इस इक्वेशन के पास तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अपना एक सिस्टम भी बन जाता है इस तरीके से। थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में यम कैंटर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। कहते थे कि गास एक दिन कहे थे या एक बार कहे थे कि मैथमेटिक्स क्वीन है साइंस की, नंबर थ्योरी क्वीन है मैथमेटिक्स की। आपको याद है कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर पहले ये बात कहा भी था, और अगर ये सही है तो कैंटर साहब कहें, कैंटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इन्फिनिटी पे खूब काम किए थे, इनके बारे में भी हम लोग खूब पढ़े थे स्टार्टिंग में। तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक अगर शब्द को जोड़ दें तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कि जो गास साहब की पुस्तक है वो मैग्ना चार्टा ऑफ नंबर थ्योरी है। तो ऐसा कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में ज़रा देखा जाए, एक कन्वीनियंट प्लेस है हमारे डेवलपमेंट पे जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस की थ्योरी के बारे में। अगर ये कोई इक्वेशन है AX कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n टाइप का, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोई इक्वेशन AX कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n टाइप का लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसके सॉल्यूशन का मतलब है आप ऐसा x ढूंढ के बताओ कि यहाँ पे जब x की जगह वैल्यू पुट करो ना तो एक समथिंग बन जाएगा कोई नंबर, और जब इसमें से -b करोगे तो उसको n क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे जो a वाला x आप ढूंढ के ला रहे हो ये इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या है, सॉल्यूशन है। मीन्स दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस? वी आर एबल टू फाइंड आउट सच x विच ऑन पुटिंग हियर ए, इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लो, मान लो कोई नंबर बन गया कैपिटल ए, दिस माइनस दिस को क्या कर दे, n डिवाइड कर दे। तो हम लोग इसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है पूरी बात। जैसे सपोज कर लिया अगर x नॉट सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, बाय डेफिनेशन इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो n क्या करेगा, ax नॉट माइनस b को डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर देखिए ध्यान से, अगर n डिवाइड करेगा ax नॉट माइनस b को तो गारंटी है कि इसके फैक्टर में क्या होगा, n मौजूद होगा। क्लियर। और सपोज कर लिया कि n का टेबल y नॉट बार पढ़ने पर इसको ये डिवाइड कर रहा था, तो आप ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? पक्का लिख पाएंगे। कुछ टाइम आप y नॉट टाइम आपने टेबल पढ़ा होगा तो ये बना होगा। तो जो प्रॉब्लम है ना, देखिए हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम x को कैसे फाइंड आउट करें या कौन कौन से x होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमारा ये जो प्रॉब्लम है, अब इस लाइन पे जरा देखिए, ax नॉट माइनस बी इक्वल टू एन वाई नॉट बन गया। अब अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दो एन वाई नॉट को तो बन जाएगा ax नॉट माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू बी। तो देखिए डायोफाइन इक्वेशन की तरफ बन गया ना। क्लियर। डायोफेंटस ने जो दिया था तो डायोफेंटस के इक्वेशन की तरह बन गया। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है कि इसके सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, एक्चुअली ये आइडेंटिकल बन गया। किसके आइडेंटिकल बन गया, किसके इक्विवेलेंट बन गया, टू ऑब्टेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ax माइनस एन वाई इक्वल टू बी के बन गया। देखिए डायोफेंटाइन इक्वेशन का इसीलिए बहुत बड़ा जो औचित्य है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सॉल्व आपको इसको करना है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, इसके इक्विवेलेंट करा दिया, मतलब इस टाइप का बना दिया। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व करना जान जाएंगे। क्लियर है पूरी बात। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोन्नत करने के लिए जो डायोफेंटस ने अपना एक तरीका दिया था बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ हमने जो भेजा था उसमें भी ये बात लिखा था लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में। हम एक बार और बताते हैं, कोई एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा है ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, शर्त यह है कि इस a को यह m डिवाइड ना करे।
तो कॉन्ग्रुएंस की भाषा में ऐसे ही ना लिखेंगे कि a माइनस जीरो मतलब a को एम क्या करे, डिवाइड ना करे। क्यों ना डिवाइड करे? क्योंकि नॉट कॉन्ग्रुएंस है, इनकॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो कोई एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम सच दैट a डज नॉट डिवाइडेड बाई m, देन इट इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन हो गया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है, प्रोवाइडेड द कंडीशन a इज नॉट डिविजिबल बाई m, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। ठीक है पूरी बात। अब देखिए, कोई इंटीजर x नॉट, कोई आपको अगर इंटीजर x नॉट मिल जाए जिसको यहाँ पे पुट करने पर इसको सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं कि अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब दिस माइनस दिस को m क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब आपको एक ऐसा x नॉट मिल जाए कि यहाँ पे पुट करने के बाद दिस माइनस दिस को m क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो कोई इंटीजर x नॉट जिसके लिए a क्या बन जाए, a होल्ड कर जाए, हम कहेंगे ये जो x नॉट है ना, ये सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? लीनियर कॉन्ग्रुएंस इसका। मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसको पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करे वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेगा, दिस माइनस दिस को डिवाइड करेगा। मतलब आपको एक इंटीजर वाई नॉट मिल जाएगा, मतलब एम का वाई नॉट बार टेबल पढ़ने पर इतना आंसर आ जाएगा। तो हमने ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा और हम इसको सेटिंग कर दे रहे हैं, तो ए एक्स नॉट बन गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा बन गया। क्लियर है पूरी बात। अब देखिए, बिल्कुल आपको एक कैसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपको वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा कि डायोफेंटाइन इक्वेशन होता है। फिर डायोफेंटाइन तो बड़ा अच्छा एनालिसिस यहाँ किए थे, कहे थे कि इसके पास सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका जीसीडी इसको क्या करे, डिवाइड करे। या यूँ कह लीजिए, ऐसे लग रहा है जैसे एक्स नॉट वाई नॉट कोई वैल्यू आपको मिली है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इक्वेशन कैसा है, डायोफेंटाइन इक्वेशन है। या यूँ कह लीजिए जस्ट कि ये आपका डायोफेंटाइन टाइप का बन गया। ठीक है पूरी बात। तो आपने इस बात को यहाँ पे देखा, क्या देखा कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का प्रॉब्लम है ये चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया। किस फॉर्म में, डायोफेंटाइन इक्वेशन के फॉर्म में। और डायोफेंटाइन क्या कहते हैं कि 2 के पास सॉल्यूशन कब होगा, जब ए और एम का जीसीडी बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बात हमने लिखा। अगर एक्स नॉट वाई नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 2 का, कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने दिन में देखा था और आप लोगों ने निकाल के दिखाया भी था। हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम का और यूक्लिडियन एल्गोरिदम का कन्वर्स पार्ट यूज करके निकाल दिए थे। तो आप तुरंत एक्स नॉट वाई नॉट निकालेंगे, और जैसे आपको एक्स नॉट वाई नॉट मिल जाएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके पास। तो कैसे हमने निकालने का तरीका बताया था, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से एक्स नॉट को ले लीजिए और प्लस, अब देखिए ध्यान से, जब आपने x लिखा है ना तो x नॉट को लिया पहले वाले को, प्लस के बाद अब y वाले के साथ वाला लेना होता है, इस m को लीजिएगा। तो m लिख दीजिए और अपान क्या ले लीजिए, जो जीसीडी a और m का है, मतलब इसका और इसका जो जीसीडी है उसी से क्या करिए, डिवाइड m को और इंटू t लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे y बना लीजिएगा, यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, y रहेगा। आपने शायद जो नोट्स हमने भेजा था उसमें लिखा होगा, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, y रहेगा। y इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए अपान डी। देखिए y के साथ किसको लिखते हैं हम लोग, y के साथ इस x के साथ वाले को लिखते हैं, a को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए a अपान डी और इंटू टी। इस बात को ध्यान देंगे, कई बार आपसे गलती ऐसे भी होगी। यहाँ देखिए ध्यान से, हम माइनस बना है ना, ठीक है, तो इस माइनस को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब हम लोग जब यहाँ पर ले रहे हैं तो एम को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लस बना रहता तो यहाँ पे एम को क्या लेते तुम, माइनस लेना पड़ता है इस स्टैंडर्ड में सेट करने के लिए। समझ में आया बात। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं। यहाँ तक की बात, इसके पहले तक की बात हम लोगों ने आज के पीडीएफ में सब कुछ देख लिया था, और आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी कर लिया था कि कॉन्ग्रुएंस को आप लोगों ने डायोथेन इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन भी जनरल लिखना सीख लिया था। तो हम लोग इस पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम हैज ए सॉल्यूशन।
कहाँ तक जाएंगे आप ढूंढने, इसके पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है इसके पास सॉल्यूशन ही ना हो और आप ढूंढ रहे हो कि यार एक्स की काश कोई वैल्यू मिल जाती जो इसको सेटिस्फाई कर जाता। 2 दिन ढूंढा, 4 दिन ढूंढा, 6 दिन ढूंढा, थक जाओगे, एक दिन नहीं ढूंढ पाओगे। तो भाई कोई ऐसा रूल मिल जाता जो तय तो कर दे कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो ढूंढा जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, नहीं होगा तो ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वही वाली हाल है कि कहीं पे कुछ गिरा हो, सिक्का गिरा हो और आपको मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे गिरा है कि नहीं गिरा और फालतू का ढूंढ रहे हैं। तो किसी भी मैथमेटिक्स में काम को करने के पहले एग्जिस्टेंस का होना ज़रूरी है। आपके अगल बगल कुछ गिरा है, आप ढूंढ रहे हैं 2 दिन से, नहीं मिल रहा है, कोई आया पूछा यहीं पे गिरा है, पता नहीं लेकिन कहीं गिरा है, तो भाई एग्जिस्टेंस आपका तय ही नहीं और आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पहले एग्जिस्टेंस तय कर लेना चाहिए कि यहाँ पे है कि नहीं है, तब सर्च आउट करना अच्छा माना जाता है। तो पहले जो अगर कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया है तो काश आपको ऐसा कोई टूल मिल जाता, काश कोई ऐसा रूल मिल जाता जो इस बात को डिसाइड कर देता इसके पास सॉल्यूशन है, पक्का है मैथमेटिकली, तब तो ढूंढना बड़ा मज़ा आता, क्योंकि मिलना तो है ही, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। तो देखिए इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ डी बी को क्या करे, डिवाइड करे। डी का मतलब क्या है, यहाँ तो कहीं आपको डी दिख नहीं रहा है। डी का मतलब है सीधा सा कि ए और एम का जो जीसीडी है अगर बी को डिवाइड कर देना, अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा है, नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड कर देना तो पक्का इस इक्वेशन के पास, इस कॉन्ग्रुएंट लीनियर इक्वेशन के पास पक्का एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है पूरी बात? अच्छा, अगर डी बी को डिवाइड कर दे, डी मतलब जीसीडी ए और एम का, किसको डिवाइड कर दे, बी को, तो इसके पास डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा मॉडुलो एम। ये बात भी आपको प्रूव करना है। देखिए ये 2 हिस्सों में भी एग्जाम में आ सकता है थ्योरम। पहला हिस्सा तो केवल इतना आ सकता है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इतना है जो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड बी, ठीक। और दूसरा हिस्सा भी इसी में जोड़ सकता है या इसको अलग भी कर सकता है। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि अगर डी बी को डिवाइड करने लगे, मतलब ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करने लगे ना, तो इस कॉन्ग्रुएंस के पास एग्जैक्टली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे मॉडुलो एम। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात हम अपने आप को फोकस करें कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इतना के पास सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ डी किसको डिवाइड कर दे, बी को डिवाइड कर दे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं प्रूफ की तरफ। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ये इक्विवेलेंट होता है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन के, इसके अभी आप लोगों ने देखा भी है। तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस इज इक्विवेलेंट टू द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन दिस। और बताइए ये सॉल्वेबल कब होता है, ये सॉल्वेबल तब होता है, कौन कहा था, डायोफेंटस कहे थे। सॉल्वेबल कब होता है, अगर ए और एम का जीसीडी किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे, इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड करे बी को। और डी होता क्या है, जीसीडी होता है किसका, ए और एम का। तो देखो पहली बात यह हो गया इक्विवेलेंट इसके, और ये सॉल्वेबल होने का मतलब ये सॉल्वेबल हो जाएगा, मतलब हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए इसके पास सॉल्यूशन कब होगा, हम इसके सहारे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ए चूँकि इक्विवेलेंट होता है इसके, और ए सॉल्वेबल तब होता है इफ एंड ओनली इफ में जब डी बी को डिवाइड करे, और डी होता क्या है, ए और एम का जीसीडी होता है। ठीक है पूरी बात। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये सॉल्वेबल तब होगा इफ एंड ओनली इफ जब डी बी को क्या करे, डिवाइड करे, और डी है क्या, ए और एम का जीसीडी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है पूरी बात। तो ये तो बहुत ही आसान सा काम था, डायोफेंटाइन से ही काम हो गया। अब चलिए देखिए, अगर सॉल्वेबल हो गया तो सपोज कर लिया एक्स नाट वाई नाट इसका एक सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर वाला है, आपको मालूम है ना कैसे निकलता था, इक्वलिड वाला एल्गोरिदम लगा के। अगर ये सॉल्यूशन है तो आपको ये भी मालूम है, इसको हम लोग क्या कहते थे, जनरल सॉल्यूशन फॉर सम चॉइस ऑफ टी। टी का अलग अलग चॉइस लेते जाइए, आपको और भी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब यूँ कह लीजिए इसको जनरल सॉल्यूशन आपने कहा था, और इसको क्या कहा था, पर्टिकुलर कहा था। एक किसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, और इसी के और भी सॉल्यूशन ऐसे मिलेंगे, आप लोगों ने निकाला भी था एक एग्जाम्पल में।
चलिए अब जरा देखिए, हम लोग थोड़ा सा इस बात की तरफ बढ़ रहे हैं, डी इनकॉन्ग्रुएंट की तरफ। अगर हम सॉल्यूशन को ऐसा कंसीडर करें, एक्स नाट प्लस एम अपान डी, एक्चुअली देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहीं पर टी को वेरी करा रहे हैं। टी को 0 ले लिया, एक्स नाट बन गया। टी को 1 ले लिया, एक्स नाट प्लस एम अपान डी बन गया। टी को 2 ले लिया, एक्स नाट प्लस 2m अपान डी बन गया। ऐसे डॉट डॉट हम लोगों ने टी को d-1 ले लिया, तो d-1 अपान डी इंटू एम बना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्यों नहीं हमने लिखा है। अच्छा, मान लो टी को अब इसके बाद क्या लिखते, d-1 के बाद डी लिखते ना, तो डी और डी नीचे ऊपर कट जाता, तो बचता क्या आपका एक्स नाट प्लस एम बचता। ठीक है, तो आपका एक नया जो बनता उसका नाम क्या होता, एक्स नाट प्लस एम होता। और आप देखेंगे वो इनकॉन्ग्रुएंट में हिस्सेदारी नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक लिया, हम लोगों ने कितना लिया, डी, इस बात को ध्यान में थोड़ा रखते हुए। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब हम लोग ये शो करेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए वर्ड इनकॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम दिखाएंगे कि आपने जो डी लिख रखा है, ये डी है ना, कैसे, देखिए गिनती यहाँ से शुरू है, यहाँ तो एम के साथ 1 है, 1 2 और कहाँ तक चला है, d-1 तक। यहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं ना, एक टर्म यहाँ भी है, तो कुल कितना हुआ, डी टर्म हुए। अब हमें शो करेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस हैं वो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, किसके, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन के। अच्छा, अगर म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप दिखा तो पाओगे नहीं ऐसे, इसका उल्टा मान लो, सपोज कर लो इसी में से कोई दो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, तो क्या समस्या आ जाएगी, जरा देखा जाए। देखिए, सपोज कर लो इसी में से कोई दो जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने T1 लिख दिया, यहाँ पे T2 लिख दिया, तो कोई दो की बात कर रहे हैं ना, तो T1 क्या क्या हो सकता है। T1 देखो, T1 की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, d-1 भी हो सकती है, मतलब कोई भी एट रैंडम हमने एक ले लिया है। अच्छा, ऐसे T2 भी 0 से लेकर के d-1 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब जो T1 T2 हमने लिया वो 0 से लेकर d-1 तक हो सकता है। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना यही है कि ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट हैं। हम लोग सपोज कर लिए कि चलो इसका उल्टा मान लेते हैं कि नहीं म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है कि दो कोई सॉल्यूशन इसका म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आफत आ जाएगी, क्या पहाड़ टूट जाएगा, जरा देखिए। यहाँ T1 और T2 तो आपको मालूम है ना कि 0 से d-1 तक ही है। क्यों है, क्योंकि आप इसी से ना सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसी T को तो बदले हैं, तो आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, d-1 तक है, तो जो भी आप T1 T2 ले रहे हैं इसी में से ले रहे हैं, मतलब ये सबके लिए हो गया, एक साथ हम लोग शो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सपोज कर लिया कि कोई दो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनकॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो दोनों साइड में आप -x0 कर सकते हैं, तो यहाँ से x0 ख़त्म हो जाएगा। क्लियर पूरी बात। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, आप सबको शायद याद होगा कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर a जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो m के। ठीक है, अगर a कॉन्ग्रुएंट है किसके, b मॉडुलो m के, तो आप जानते हैं अगर दोनों साइड में -c लगा दें तो किसी को कोई समस्या होती है, कोई समस्या नहीं होती है। c अगर कोई नंबर है तो a - c कॉन्ग्रुएंट टू b - c बन जाएगा। तो अगर a इसके कॉन्ग्रुएंट है तो c का मतलब आप x0 को ही माइनस में ले लो, तो दोनों साइड में x0 माइनस कर दो तो x0 कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो a वाली लाइन मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। क्लियर है पूरी बात। अब ध्यान से देखिए, अगर इस m/d का इस m के साथ GCD देखा जाए तो कितना बनेगा, बताइए। m/d छोटा है कि m छोटा है, m/d छोटा है क्योंकि m दो d से डिवाइड होने के बाद बच रहा है, तो m/d और m का अगर आप GCD निकालेंगे ना तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करेगा। देखो m इसको भी कट कर रहा है, m/d इसको भी कट करेगा और m/d इसको भी कट करेगा, तो m/d ही बन जाएगा। इन दोनों का GCD क्या बनेगा, m/d बनेगा। इसको m/d पक्का कट करेगा, डिवाइड करके अलग से देख लीजिए। डिवाइड करके अगर आप अलग से देखेंगे तो आप देखिए क्या m को m/d डिवाइड नहीं करेगा, m है ना ऐसे, तो अगर m है तो इसको आप m/d से डिवाइड कराइए तो क्या होगा, ये कट कर देगा। देखिए कट कैसे करेगा, m से m कट जाएगा और d ऊपर चला जाएगा, मतलब d टाइम्स में कट कर दिया।
तो 2 नंबर का जीसीडी अगर ये वाला नंबर इसको कट कर रहा है तो कौन सा होगा, ही ना होगा, तो ये बन जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट। अच्छा अब देखिए यहाँ से, अगर इसका इसके साथ जीसीडी यह बन गया, ठीक है पूरी बात, तो आप एक काम करिए यहाँ से कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एम रहेगा, यहाँ पे हमने जो ए लिख दिया यहाँ भी एम रहेगा, क्योंकि जो भी नंबर है आपका वो हर जगह क्या लिखा है, एम ही लिखा है ना, तो वहाँ भी एम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ पे एम बना लीजिए। जो ए हमने लिख रखा है यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ एम रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी एम रहेगा। ठीक है पूरी बात। चलिए अब देखिए, तो आपने देखा कि इसका जो जीसीडी आया इसके साथ एम के साथ वो कितना आ गया, एम अपान डी आ गया। अब देखिए ये जो एम अपान डी है, एम अपान डी आप डायरेक्ट नहीं काट सकते थे, ठीक है, हमने कहा था कि डायरेक्ट आप नहीं काट सकते हैं। इन दोनों का जीसीडी क्या है, एम अपान डी है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे कि एम अपान डी से जब इसमें पूरे को जब आप डिवाइड करेंगे, आपने एक थ्योरम पढ़ा था, पुराना थ्योरम एक बार पलट कर देखेंगे, कैंसिलेशन ला, तो आपको सब याद आ जाएगा। इसको समझने के लिए हमने कैसे कैंसिल किया एम अपान डी को दोनों साइड से, आप लोग एक बार कैंसिलेशन ला को खोले अपने कॉपी में, समझ में आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करते तो इसको भी डिवाइड करते ना एम बाई डी से, तो जब आप इसको जब डिवाइड करोगे एम बाई डी से तो आपका यहाँ पे डी बचेगा। देखो जब ये दोनों कैंसिल होता है तो यहाँ पे एम अपान ये जो जीसीडी आ रहा था इसी से डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करोगे तो यहाँ डी बचेगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डी रहेगा, तो आप इसको डी बना लीजिए। यहाँ पे जो है आपका डी रहेगा। क्लियर है पूरी बात। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यह इसके हो गया है तो बात समझ में आया ना। दोनों साइड से एक्स नॉट को माइनस करने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि इससे एक कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं काट सकते। इन दोनों का जीसीडी कितना है, एम बाई टी है। अब कैंसिलेशन ला लगाओ, जब कैंसिलेशन ला लगाते हैं तो ये तो काट देते हैं, साथ में इस एम को डिवाइड कर देते हैं जीसीडी से। किसके जीसीडी से, जो कटने वाला होता है इसका एम के साथ जो जीसीडी आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब एम को आप एम बाई डी से डिवाइड करोगे ना तो एम से एम कट जाएगा और डी क्या होगा, डी ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 मॉडलो डी हो गया तो डी क्या करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है। डी क्या करेगा, T1 माइनस T2 को डिवाइड करेगा। देखो ध्यान से, T1 जो है 0 से D माइनस 1 के बीच में है, मतलब D से छोटा है, क्योंकि इसके बाद ना D आएगा D माइनस 1 के बाद। अच्छा ये D से छोटा है T1, और T2 का भी वही हाल है, 0 से D माइनस 1 के बीच में, ये भी D से छोटा है। अब बताओ T1 D से छोटा था, ऊपर से इसी में से कुछ घट गया बेचारा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये D से पक्का छोटा होगा, और D अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। D अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, और आपने यहाँ पे T1 T2 दोनों डिफरेंट भी लिया है, क्योंकि हमने कहा था कोई दो ले लीजिए आप अलग अलग, है ना। अच्छा ये 0 हो नहीं सकता, और ये इसको डिवाइड भी कर रहा है। क्लियर है पूरी बात। इसीलिए ऐसा होना असंभव हो गया, मतलब ये गलत हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है पूरी बात। एक बार और ध्यान से समझिए, T1 कॉन्ग्रुएंट T2 मॉडलो D बना, यहाँ से निष्कर्ष निकला D डिवाइड करेगा T1 माइनस T2 को। T1 D से छोटा है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये D1 माइनस 1 तक ही इसकी पहुँच है। T2 भी D से छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस भी D से छोटा होगा, और D अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, लेकिन ये 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो T1 T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तो दोनों नंबर हम अलग अलग नंबर दिखा रहे हैं ना, कि इनकॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करना है हमें। तो ये दोनों हमने अलग चूज किया है, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, और एक ही बात इनको अलग कर रहा था, ये T1 और T2। ठीक, मतलब T1 T2 आपस में बराबर है नहीं, तो ये 0 हो नहीं सकता, और D अपने से छोटे को डिवाइड कर रहा है, साथ में 0 भी नहीं हो सकता, तब तो यह संभव है ना। क्लियर है पूरी बात। क्योंकि ये जो पूरा है ये D से क्या है, छोटा और 0 से बड़ा है, और D इसको डिवाइड कर रहा है, और T1 T2 बराबर भी नहीं है, इसीलिए असंभव है। सो हमारा ये जो मानना है गलत है। इसका मतलब अगर हम लोग दो डिफरेंट को लेकर चलेंगे ना, इसी में से ये जो हमने यहाँ पे पेयर लिख रखा है इतना, तो कोई भी दो डिफरेंट लेकर चलेंगे तो आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा।
जैसा कि आपने माना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा आप मानोगे तो ऐसा कंट्राडिक्शन आ जाएगा। सो ये आपस में क्या होंगे? इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने लिखा है हेंस ऑल द अबव डी सॉल्यूशंस आर म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई इतनी? चलिए अब हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ध्यान से देखिए जरा। देखिए अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर x नॉट प्लस एम अपॉन डी इंटू टी ये सॉल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। देख लीजिए, है ना, ये सॉल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का इसका। क्लियर पूरी बात? अच्छा, अगर ये सॉल्यूशन है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, अब हमें शो करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा मॉडुलो एम के द्वारा, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट था वही दिखाना है। हमने तो दिखा दिया है म्यूचुअल इनकॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली कितना होगा? एग्जैक्टली डी होगा। देखिएगा ध्यान से। इसके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम अगर लगाएं ना, तो आप क्या करिए कि टी क्या है आपका, ये जो टी है ना, टी को आप जो है डी से डिवाइड करो। जब टी को आप डी से डिवाइड करोगे तो आप इसको लिख पाएंगे क्यू डी प्लस आर। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको लिख पाएंगे क्यू डी प्लस आर, तो आर क्या होगा आपका? आर पक्का जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होता है, तो डी से स्ट्रिक्टली छोटा होगा, मतलब 0 से लेकर के d-1 तक होगा। डी से स्ट्रिक्टली छोटा है ना, मतलब d-1 तक तो जा ही सकता है, तो आर की वैल्यू इतनी बन पाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने सॉल्यूशन किसे मान रखा है? इसी को ना, तो आप टी की वैल्यू यहीं पर फिलअप कर दीजिए। तो जब टी की वैल्यू आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो टी की वैल्यू कितनी है? क्यू डी प्लस आर आप यहाँ पे पुट कर दिए, ए वाली लाइन बन गई। अच्छा, अगर ए वाली लाइन बन गई तो अब देखिए ये पूरी की पूरी लाइन, आप देखिए ध्यान से, ये पूरी की पूरी लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा ना इसके। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा? एम क्यू ना, और एम क्यू को पक्का एम कौन क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसीलिए इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ये पूरी क्वांटिटी इसके क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। मतलब ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, यही तो सॉल्यूशन सेट है आपका, यही तो सॉल्यूशन सेट है। तो ये सॉल्यूशन सेट और ये वाला आपस में देखिए क्या है? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम है। यहाँ आर के पास कितनी चॉइस है? आर के पास 0 से लेकर के d-1 तक की चॉइस है। गिनती कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से कहाँ तक पहुँच रही है? d-1 तक। इसीलिए कुल कितने हुए? d हुए। तो दीज इक्वेशन जो दीज सॉल्यूशंस हैं वो d नंबर में हैं। दस द गिवन कॉन्ग्रुएंस हैज एग्जैक्टली d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉडुलो m। इनकॉन्ग्रुएंट कहाँ दिखाया था? यहाँ पे दिखाया था। और एग्जैक्टली d कहाँ पे दिखाया? यहाँ पे दिखाया, क्योंकि आर के पास जो चॉइस था। इस तरह से थ्योरम आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार और समझिएगा। इसी थ्योरम में अगर मान लो कि कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, आप जानते हो आपके मैथमेटिक्स में यूनिक सॉल्यूशन रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और बड़ा सिग्निफिकेंस होता है अगर कोई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखे तो, है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखा है और ए और एम का जीसीडी 1 हो गया लग बाई चांस, तो पक्का इस इक्वेशन के पास मात्र एक सॉल्यूशन होगा और मात्र एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा कभी नहीं आपको मिलेगा। तो कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस यूनिक सॉल्यूशन तब रखता है इफ एंड ओनली इफ, अगर ए और एम का जीसीडी 1 हो जाए ना, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? या लीनियर कॉन्ग्रुएशन अगर यूनिक सॉल्यूशन रखेगा तो पक्का ऐसा होना ही पड़ेगा। ठीक, तो कहीं अगर आपके पास कनेक्शन आए आगे चल के, कभी ज़रूरत पड़े कि एक कॉन्ग्रुएंस यूनिक सॉल्यूशन रखा है, तो तुरंत आप निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, अच्छा इसका मतलब ए और एम का जीसीडी 1 रहा होगा। और कहीं अगर ऐसा लिखा है और दिया है कि ए और एम का जीसीडी 1 है, तब क्या निष्कर्ष निकालोगे? पक्का इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? लास्ट वाले थ्योरम में आप क्या करेंगे? जस्ट जहाँ पर डी है वहाँ पे 1 आप ले लेंगे, हो जाएगा। चलिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इतना जानिए कि ऐसा बन जाएगा, डी की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा। और इसका इम्पॉर्टेंस आएगा इसका यूज करने में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये आपके सिलेबस में है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम।
और हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, इसका नाम आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका काम क्या है, क्यों पढ़ा जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। आपको बचपन में याद है पहले पढ़ाया गया था कि x + 1 = 0 अगर लिखा है कहीं, देखिए ऐसे पढ़ाया गया था पहले कि मान लीजिए पहले कहीं लिखा है कि x + 1 = 0, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप कहते थे x = -1 होगा। वेरी गुड, 1 साल तक पढ़ा, क्लास 2 या 3 में समझ में आ गया मैटर। थोड़ा और बड़े हो गए आप, अच्छा तो बड़े हो गए तो क्या लोगों ने किया कि x + y = समथिंग दे दिया, ऐसे x + y = 7, फिर नीचे एक और साथ में लिख दिया कुछ, ऐसे लिख दिया 2x + y, है ना, और इक्वल टू लिख दिया 10। तो अब इसको लोग कहते थे पेयर ऑफ इक्वेशन, और कहते थे कि चलो इसको सॉल्व करो। तो दो इक्वेशन एक साथ आप मिलके सॉल्व करते थे। इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था कि x और y की ऐसी वैल्यू बताओ कि दोनों को एक साथ क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो अभी तक आपने किया क्या, जो आप पढ़ रहे हैं, अभी आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सीखे हैं और एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना सीखे हैं। मतलब अगर कहीं लिखा हो कि ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m होगा, तो आपने अभी अभी सीखा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने इसको इक्विवेलेंट बना दिया था डायोफेंटाइन इक्वेशन के, और फिर आप लोग सॉल्व करना भी सीख रहे थे। तो ये अभी आप बिल्कुल इस वाले कैटेगरी में हैं कि x + 1 = 0 है तो ज़रा सॉल्व करो, तो अभी आप इस लेवल पे हैं। आगे चल के मान लीजिए एक साथ कई सारे कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखे हों, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। मतलब x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी जो सबको क्या करे, एक साथ सेटिस्फाई करे। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का अगर एक पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a लिख दिया, है ना, ऐसे करके a1 कर दिया, यहाँ पे b1 कर दिया, ऐसे एक और इक्वेशन लिखा रहे ऐसे, इस बार क्या कर दे, यहाँ पे a2 कर दे x, और फिर बना दे क्या, कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे b2 मॉडुलो m, ऐसे a3x कॉन्ग्रुएंट टू b3 मॉडुलो m, ऐसे ढेर सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो। तो आपको ऐसा x ढूंढना होगा जो सबको एक साथ सेटिस्फाई कर दे। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको हम लोग ढूंढेंगे। तो बात समझ में आई कि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं और किस तरीके से हम लोग इसको ढूंढेंगे। एक्चुअली जो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्यों कहा जा रहा है, चाइनीज मैथमेटिशियन सुन तजू सुआन चिंग ने 3rd सेंचुरी में इसके बारे में डिस्कस किया था। उनका पूरा नाम था सुन तजू सुआन चिंग। इन्होंने 3rd सेंचुरी एडी में इसके बारे में डिस्कस किया था, और बाद में चूँकि ये चाइना में ही इसका जो है पूरा का पूरा डिस्कवरी हुआ था, तो इसका नाम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कह दिया गया था। और बाद में इसका खूब यूज हुआ था प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के ऊपर, और भी जो है कम्यूटेटिव रिंग के बहुत सारे फार्मूले बनाने में भी यूज हुआ था। तो अलजेब्रा में आगे चल कर के रामबाण साबित हुआ था। चलिए अब हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कुछ सीखें। एग्जाम में आएगा तो आएगा स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट इस पूरे पेज में हमने क्या लिख रखा है, स्टेटमेंट कह क्या रहा है, कह रहा है कि n1, n2 ... nr अगर ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसको पॉजिटिव क्यों ले रहा है। आप देखो यहाँ पे ऐसे बनाया है ना, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, इन सब का यूज होता है डिवाइड करने में। अगर x कॉन्ग्रुएंट है a1 मॉडुलो n के n1 के, तो मतलब x माइनस a1 को कौन डिवाइड करेगा, n1। और जो किसी को डिवाइड करता है उसको क्या लेना पड़ता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डिवाइड करने वाला है वो जीरो ना बने, नेगेटिव भी ना बने, तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो चाइनीज ने इस बात को ध्यान रखा है। अच्छा, अगर n1, n2, nr पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ये ऐसे इंटीजर्स हैं कि ni और nj का GCD 1 है फॉर i डिफरेंट फ्रॉम j। मतलब इस n1 का बाकी किसी के साथ तुम GCD निकालो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे
n2 का n2 को छोड़ करके किसी के साथ जीसीडी निकालो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, ये आपस में क्या है, को प्राइम है। n1 का n1 के साथ जीसीडी तो n1 हो जाएगा, इसीलिए लिखा गया है कि जो नीचे अगर आप दोनों इंडेक्स डिफरेंट लोगे ना तो पक्का ये जो आपने लिख रखा है इन सबका जीसीडी कैसा हो, 1 हो। मतलब इन्होंने भी कुछ शर्तों के साथ डील किया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। शर्तें क्या हैं इनकी कि ये n1 n2 nr सब क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। दूसरी शर्त क्या है कि इनका आपस में जीसीडी 1 हो, ठीक है। मतलब जब आप दो डिफरेंट इंडेक्स लेकर के चलें तो मतलब n1 का n1 को छोड़ के बाकी सबके साथ जीसीडी क्या हो, 1 हो। ऐसे n2 का n2 को छोड़ के सबके साथ जीसीडी क्या हो, 1 हो। अगर ऐसा हो तो ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस लिखा है ना हमने n, x कॉन्ग्रुएंट a1 मॉडुलो n1, x कॉन्ग्रुएंट a2 मॉडुलो n2, x कॉन्ग्रुएंट ar मॉडुलो nr, इसके पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा जो यूनिक मॉडुलो इन सब का प्रोडक्ट होगा। बात समझिएगा ध्यान से। इस पूरे के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इस पूरे के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इस पूरे के साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब है कि आप x की ऐसी वैल्यू बताओ जो इन सारे इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक लिखा है सबको क्या कर जाए, एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। यही तो इसका मतलब है। तो कह रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है ना, इसके पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब एक x की ऐसी वैल्यू जिनको सब जो इन सबको एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। कब यूनिक होगा, किसके द्वारा, मॉडुलो दिस के द्वारा, इन सब के प्रोडक्ट के द्वारा। जो ये नंबर है इन सब के प्रोडक्ट के द्वारा। समझ में आया बात। चलिए प्रूफ किया जाए। क्या प्रूफ किया जाए कि इसके पास एक सॉल्यूशन होगा पक्का, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। किसके, मॉडुलो दिस के। ठीक, चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, आप देखिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था जब यहाँ पे लास्ट में कहा था विच इज यूनिक टू मॉडुलो इन सब का प्रोडक्ट। पहला काम करिए, इस पूरे प्रोडक्ट को कोई एक नंबर मान लो, लिखना थोड़ा आसान रहेगा और हर चीज़ ठीक लगेगा देखने में। तो पहला काम ये करिए, हम लोग इन सारे प्रोडक्ट का नाम क्या रख देते हैं, n। वी स्टार्ट बाय फार्मिंग द प्रोडक्ट दिस। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात देखो, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से कुछ और डिफाइन करना चाह रहे हैं। फॉर ईच के, अगर आप इंडेक्स के मानिए 1 से लेकर r तक, टोटल यही ना है n1 n2 nr। यहाँ पर देख लीजिए आपके पास टोटल कितने हैं। यहाँ पे जो शुरुआत हुआ है वो चल रहा है कहाँ से, n1 n2 nr। तो हम एक यहाँ पे चाह रहे हैं डिफाइन करने अपने पास, अपने सुविधा के लिए। हमने हर के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर r तक है। इसके लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया कैपिटल n सफिक्स में के, n के। कैसे डिफाइन किया ध्यान दीजिएगा, n अपान n के से, ए स्मॉल n के है। अच्छा ए वाला n क्या है, ए वाला n इन सब का प्रोडक्ट है। अच्छा अगर इन सब का प्रोडक्ट है तो सोचो n के भी इसी में कहीं होगा ना, क्योंकि के कहाँ से कहाँ तक है, 1 से r तक है। मतलब इस प्रोडक्ट में n के, इस प्रोडक्ट में कहीं n के होगा मौजूद ना, तो पक्का n के उसको क्या करेगा जब नीचे है तो जहाँ भी होगा उनको कट कर देगा। क्लियर। तो n के आपका कैसे डिफाइन होगा, n के डिफाइन हो जाएगा n1 n2 डॉट डॉट n के -1, n के तो कट गया होगा, इसके बाद वाला होगा n के +1, फिर कहाँ पे ख़त्म हुआ होगा, nr पे। तो देखिए अपनी सुविधा के लिए हमने क्वांटिटी डिफाइन किया n के, और के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर r तक। आप इसको यहाँ बगल में लिख लेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वी डिफाइन दिस। ठीक, कोई दिक्कत, या ऐसे लिखेंगे तो ये भी सेंटेंस ठीक है। फॉर ईच के इक्वल टू दिस, आपने क्वांटिटी ऐसे मान लिया n अपान n के से। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो आपका n के लिखा है ना, ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, इन्हीं सारे इंटीजर्स का, सिवाय के वाला इंडेक्स छोड़ करके, क्योंकि वो कट गया था। ऐसा हमने डिफाइन कर रखा है n अपान n के कि इसमें से n के वाला कट गया है। मतलब जो इंडेक्स यहाँ यूज हुआ है ना वो वाला कट गया है। तो देखिए
कह रहा है कि एन के प्रोडक्ट है सारे इंटीजर्स एन आई का विद द फैक्टर एन के ओमिटेड, मतलब एन के को गायब करके। बात समझ में आया? चलिए, बाई हाइपोथेसिस द एन आई आर रिलेटिवली प्राइम्स इन पेयर। चूंकि क्वेश्चन में ही कहा गया था कि जितने n1 n2 nr हैं ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये सब क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इन सब का जीसीडी कितना है 1 है, रिलेटिवली प्राइम से पेयर्स में। सो इस nk के साथ बड़े वाले nk के साथ, बड़ा वाला nk का मतलब समझ रहे हो ना, बड़े वाले nk में यही है बड़ा वाला nk, इसमें nk गायब है, बड़े वाले nk में स्मॉल nk गायब है। तो जब गायब है तो इस पूरे का एन के का मतलब क्या है, एन के का मतलब ये पूरा है, इस पूरे का जीसीडी किसके साथ निकालना है, एन के साथ। तो कितना आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा सोचिए, क्योंकि देखिए इस पूरे को और एन के को एक नंबर डिवाइड करता, एन के कब डिवाइड करता, अगर इसमें से एन के मिसिंग नहीं रहता तो, मिसिंग होने के कारण इसको एन के डिवाइड नहीं करेगा, इसको एन के डिवाइड करेगा, इसीलिए जीसीडी एन के बन नहीं पाएगा। ठीक है, और कोई नंबर तो डिवाइड कर नहीं पाएगा इस पूरे को और एन के को एक साथ, क्योंकि पेयर वाइज क्या है, सब रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए एन के का इस वाले एन के साथ जीसीडी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब इस वाले एन के का इस वाले एन के साथ जीसीडी 1 हो गया, तो अब हम थोड़ा प्रीवियस थ्योरम से थोड़ा सा कनेक्शन बैठाएंगे। According to the theory of single linear congruence, it is therefore possible to solve the nkx congruent 1 modulo nk। देखिए ध्यान से, हम लोग ये जो कॉन्ग्रुएंस है ना, यहाँ देखो nk और nk का जीसीडी क्या आ गया 1, तो इसके सहारे हम थोड़ा सा बनाना चाह रहे हैं, ऐसे बनाएंगे nk इंटू एक्स कर देंगे, और यहाँ पे जो 1 आया है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख देंगे। एक्चुअली इन दोनों का जीसीडी जो d आएगा, तो d अगर इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमने 1 बना दिया। तो nkx कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो nk के पास पक्का सॉल्यूशन होगा। क्यों सॉल्यूशन होगा, इसका उल्टा जरा सोचिए, इसके पास सॉल्यूशन कब होता है, इसके पास सॉल्यूशन तब होता है, आपने पढ़ा है, जब इसका और इसका जो जीसीडी है वो क्या करे 1 को डिवाइड करे। तो इसका और इसका जीसीडी है कितना 1, और 1 किसको डिवाइड करेगा 1 को। क्लियर है पूरी बात ना। अच्छा, मतलब जब हमने ऐसा लिखा तो इससे ये बात कंफर्म हुआ कि थ्योरी ऑफ सिंगल लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहता है कि ये संभव है, पक्का संभव है कि इस कॉन्ग्रुएंस के पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा, अभी आप लोगों ने एक कोरोलरी पढ़ रखी थी ना, जब हमने अभी एक कोरोलरी अभी यहाँ पे बताया है चाइनीज रिमाइंडर के जस्ट पहले, कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन होगा अगर ए और एम का जीसीडी कितना हो जाए 1 हो जाए। तो हम लोग इसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से दोबारा। चूँकि nk और nk का जीसीडी क्या हो गया 1, इसीलिए इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास पक्का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, साथ में कैसा होगा, यूनिक होगा। मान लिया कि इसके पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना, x की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो मान लिया उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, x के होगा। कॉल द यूनिक सॉल्यूशन नेमली x के। अब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यह है कि आपको एक सॉल्यूशन मिले x की वैल्यू जो उस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। यही तो है हमारा लक्ष्य। चलिए देखिए क्या करने जा रहे हैं अब इसके बाद। हमारा लक्ष्य है, हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना इतनी बड़ी सी, हम दिखाएंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, यही साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बनेगा। किसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बनेगा, ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन बनेगा इसका। आप सोच रहे होंगे कि पहले से हमको कैसे पता चल गया कि यही सॉल्यूशन बनेगा, कहीं लिखा भी तो नहीं था। एक्चुअली इन्होंने चाइनीज ने अपना जो रिसर्च किया है, पूरा रिसर्च करने के बाद उनको बाद में सॉल्यूशन ये मिला था। तो हम लोग चूँकि इनका थ्योरम बना बनाया पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है ये प्रूफ करने जा रहे हैं फाइनल उनका रिजल्ट कि ये कैसे सॉल्यूशन उसका बनेगा, और आइडिया जनरेट भी हो जाएगा बिना रिसर्च के भी आसानी से कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अभी आप आगे का स्टेप देखेंगे तो आपको खुद जनरेट हो जाएगा। देखिए हम लोग ये अब दिखाने जा रहे हैं ना कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका नाम हमने x बार रख दिया।
अगर आप x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दीजिए ना, तो इन सारे इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको। ठीक, तो हम लोगों का मेन एम यही है कि हम दिखाने जा रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन किसका, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का। ये बात समझ में आई? चलिए देखिए हम कैसे दिखाएंगे इस बात को। लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, आपको दिखाना है कि यह क्या बन जाएगा, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट आप ऑब्जर्व जरा करो, यहाँ पे आई लिखा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करिए ध्यान से, ये आपका आई लिखा है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट एन आई जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मॉडुलो एन के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि एन आई को एन के डिवाइड करेगा, एन आई माइनस 0 को एन के डिवाइड करेगा। एन आई माइनस 0 मतलब एन आई को एन के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? एन आई जब आप बनाओगे ना, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, जब आप एन आई बनाओगे तो इसमें केवल स्मॉल एन आई वाला फैक्टर गायब होगा, बाकी सब मौजूद होंगे, मतलब एन के भी मौजूद होगा। तो एन के डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? पक्का डिवाइड करेगा एन के। समझ गए बात? तो देखिए यहाँ पे लाइन हमने लिखा कि एन आई कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मॉडुलो एन के, क्योंकि एन आई में केवल स्मॉल एन आई का फैक्टर मिसिंग होगा, बाकी सारे फैक्टर मौजूद होंगे। और जब सारे फैक्टर मौजूद होंगे तो एन के क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। देखिए बगल में लिखा है आई डिफरेंट फ्रॉम के, मतलब यहाँ पे जो आई और के है ना वो दोनों डिफरेंट है। सेम अगर हो जाएगा ना दोनों, तब ये एन आई को नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि एन आई में एन आई होता ही नहीं है। समझ गए बात? ठीक, तो ये लाइन क्लियर है, हम लोगों ने ये बात ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा चूंकि एन के जो है एन आई को डिवाइड करेगा इस केस में, एन के जो है एन आई को डिवाइड करेगा ना इस केस में, अभी हमने समझाया आपको, क्योंकि वो फैक्टर उसमें मौजूद रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए रिजल्ट कैसे बनाने जा रहे हैं। हमने लिखा, जो आपने x लिख रखा है, जिसको हमको दिखाना है सॉल्यूशन है, ये पूरी बात हमने लिख दिया, a1n1x1 प्लस ar अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या इसको कॉन्ग्रुएंट आप ए के, एन के, एक्स के, मॉडुलो एन के लिख सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कैसे। देखिए ये जो एन के है ना, ये जो एन के है, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इस पूरे में से इसको माइनस करने पर एन के डिवाइड करेगा, तभी आप लिख पाओगे। देखो ध्यान से, इस पहले टर्म को एन के डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि के 1 से डिफरेंट है, और जब 1 से डिफरेंट है तो पक्का इस n1 में, जब आप n1 बनाओगे तो इसमें आपको एन के मिलेगा, क्योंकि तभी नहीं मिलेगा जिस समय आपका उसमें सेम जब रहेगा। आप देखिए जब जब डिफरेंट रहेगा तो हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये वाली पार्ट कट जाएगा, ऐसे एनआर वाला पार्ट कट जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, कौन सा वाला पार्ट नहीं कटेगा? वो वाला पार्ट नहीं कटेगा इस साइड में जहाँ पे ए के एन के एक्स के लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, वही वाला पार्ट नहीं कटेगा जहाँ पे ए के एन के और एक्स के लिखा होगा, क्योंकि जहाँ पे एन के लिखा होगा ना उसमें स्मॉल एन के मौजूद नहीं होगा, और स्मॉल एन के तब उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने क्या किया है कि पक्का इसमें लिखा ही होगा ना कहीं, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए हमने इधर वही वाला टर्म इधर लिख दिया है, ताकि जब इधर आप माइनस करोगे ना तो ये वाला टर्म जहाँ भी कहीं लिखा होगा उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। और जब कैंसिल करेगा तो हमारी सारी परेशानी दूर कर देगा, क्योंकि एन के इसको भी डिवाइड करता है, n2 को भी करेगा, n3 को भी करेगा, nr को भी करेगा, सिर्फ किसको नहीं करता, nk को नहीं करता। और nk को परेशानी दूर कर दिया जब इधर जाएगा माइनस के साथ। ये स्टेप का मतलब होता है कि इस पूरे में से इसको माइनस करने पर nk डिवाइड करे, और हो भी रहा है। आप बात समझ भी पा रहे हैं? क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि इन सबको n1 को, nr को, सारे टर्म को डिवाइड कर रहा है। nk के पास एक समस्या था, केवल एन के को डिवाइड नहीं करता, लेकिन ए वाला टर्म जब इधर माइनस करोगे तब तो डिवाइड करना ना एन के से। तो जैसे ही माइनस करोगे इधर जहाँ भी एन के वाला टर्म रहेगा उसको कैंसिल कर देगा। बात समझ गए? चलिए
अब देखिए, अभी अभी आपने देखा ना ऊपर कि हमने यक्स के जो है नाम रख दिया था इसके सॉल्यूशन का। यहाँ पे देखिए हमने कहा था ना इसके पास पक्का एक सॉल्यूशन होगा और उसका नाम क्या रख दिया था, यक्स के। मतलब यक्स के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा रखने पर एक्स के जगह। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। बट द इंटीजर यक्स के वाज चूजन टू सेटिस्फाई द कॉन्ग्रुएंस दिस। ठीक, अच्छा अगर ऐसा है तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अब इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन के, और यहाँ पर जब इसको सॉल्यूशन माने हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स के। तो एन के एक्स के कॉन्ग्रुएंट है किसके, 1 मॉडुलो एन के। तो यहाँ पर देखिए एन के एक्स के कॉन्ग्रुएंट है कितने के, 1 मॉडुलो एन के। तो आप यूँ कह सकते हो कि इस पूरे को जब डिवाइड किया जा रहा है एन के एक्स के को किससे, एन के से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब इस पूरे को जब आप डिवाइड करोगे ना किससे, एन के से, देखिए ये वाली लाइन आपको एक सुविधा दे रही है। क्या सुविधा दे रही है कि जब एन के और यहाँ इसका सॉल्यूशन का नाम क्या है, एक्स के, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स के। तो जब एन के एक्स के को जब आप एन के से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो देखिए यहाँ पे इसी का हम लोग यूज करेंगे। जब एन के एक्स के को जब एन के से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 1, और ए के बगल में मल्टीप्लाई रहेगा। तो पूरा रिमाइंडर कितना बचा, ए के। इस पूरे का नाम क्या है, एक्स बार। तो एक्स बार कॉन्ग्रुएंट किसके बन गया, ए के मॉडुलो एन के। इस वाले बात को आप बीच वाले को बल्कि हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, या रहने दीजिए। ये रिमाइंडर 1 बना है, यही वाला है ना। तो ए के इंटू 1 हो गया है, तो आपका ये बन गया। क्लियर पूरी बात। 2 बार कॉन्ग्रुएंट लगाने से कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, बल्कि आप इसको अगर न लिखेंगे तो अच्छा होगा, लिख भी देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये वाली लाइन का यूज किया यहाँ पे कि इनको जब आप डिवाइड करोगे, देखिए एन के एक्स के, क्योंकि एक्स के सॉल्यूशन है ना इसका, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलो एन के, मतलब एन के एक्स के को जब एन के डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बात समझ में आई। तो हम लोग इसी का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आपका ऐसा बन गया। तो ये ठीक है पूरी बात। मतलब जो आपने लिखा कि एक्स बार है वो कॉन्ग्रुएंट बन गया ए के मॉडुलो एन के, और के की चाहे कोई भी वैल्यू रही वैलिड हो जाएगी। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपने ले रखा है, के की वैल्यू आपने ले रखा है 1 से लेकर आर तक। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे आप यही तो वेरी कराते जा रहे हो। आपका इधर क्या आया है, एक्स बार कोई एक नंबर आ गया है, उसको पुट कर दिए हो, तो यहाँ पर इसको भी सेटिस्फाई कर गया है। के की वैल्यू 1 के लिए, के की वैल्यू 2 के लिए इसको भी कर गया है, के की वैल्यू आर के लिए इसको भी कर गया। वही शॉर्ट फॉर्म में पूरा सबको एक साथ कर गया है सेटिस्फाई। यही तो यहाँ पे आया कि एक्स बार जो है आप के को बदलते जाओ, आपको आर इक्वेशन मिल जाएगा। के को 1 2 3 से लेकर आर तक रखो, तो एक्स बार मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ना, इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसीलिए इसका आपको एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है पूरी बात। तो आपने देखा किस तरीके से सॉल्यूशन को दिखाया गया। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा एक बार और वीडियो देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा फिर एक बार और वीडियो देखिएगा। एकदम नहीं समझ में आएगा तो स्टेप अंडरलाइन करके आप ग्रुप में पूछिएगा। चलिए अब यूनिकनेस भी दिखा दिया जाए। सपोज कर लो कि एक्स डैश कोई दूसरा इंटीजर है, वो भी इन सबको एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगा। किन सबको, जितने लिखे हुए थे सबको एक साथ कर जाएगा सेटिस्फाई। मान लो कि चलो एक और मिलेगा आपको एक्स डैश जो यहाँ पे पुट करने पर सबके जगह पर सबको एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, हमें प्रूफ करना है यूनिकनेस, और आप कई वर्षों से देख रहे हैं कि यूनिकनेस प्रूफ करने का तरीका यही होता है कि अगर एक कोई है तो मान लेते हैं कोई और है। तो सपोज कर लिया कि एक्स डैश कोई दूसरा इंटीजर है जो सेटिस्फाई कर रहा है सारे कॉन्ग्रुएंसेस को एक साथ। तो एक्स बार तो था ही जो सबको एक साथ कर रहा था सेटिस्फाई, एक्स बार कॉन्ग्रुएंट टू ए के मॉडुलो एन के, अभी आपने देखा ही। और आपने एक्स डैश को भी मान लिया कि कोई और भी सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिला करके आपस में माइनस कर दो तो बनेगा एक्स बार माइनस एक्स डैश, ये मिल जाएगा 0 मॉडुलो एन के। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसमें से 0 को माइनस करने पर एन के क्या करेगा, पूरे को डिवाइड। तो एन के डिवाइड करेगा एक्स बार माइनस एक्स डैश को, चाहे के की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, हर इंडेक्स के लिए वैलिड है ना यहाँ पे। चाहे n1 भी डिवाइड करेगा, n2 भी डिवाइड करेगा, n3 भी डिवाइड करेगा, और के वैरी कहाँ तक करता है, r तक, nr भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ गए। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, n1 भी इसको डिवाइड करेगा, n2 भी इसको डिवाइड करेगा, n3 भी इसको डिवाइड करेगा, ऐसे nr भी इसको डिवाइड करेगा। मतलब
इसके फैक्टर में n1 भी होगा, इसके फैक्टर में n2 भी होगा, इसके फैक्टर में nr भी होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, थ्योरम में कह दिया था कि कोई भी दो डिफरेंट इंडेक्स वाले आपस में GCD 1 रखते हैं, मतलब जितने भी n1 n2 n3 हैं सब आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। अच्छा, इससे ये निष्कर्ष निकला कि इसको n1 भी डिवाइड कर रहा है, n2 भी डिवाइड कर रहा है, n3 भी, मतलब इनमें इसके फैक्टर में n1 भी है, n2 भी है और डॉट डॉट nr भी है, सब है। मतलब इस सब के सब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर में सब मौजूद थे, n1 भी, n2 भी और nr भी, तो पूरे का प्रोडक्ट भी मौजूद रहेगा इसके फैक्टर में, इसीलिए सब का सब यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये चीज़ यहाँ से ही आपको मिली है, ठीक है। इसका बड़ा यूज है। क्यों यूज है? अगर n1 इसको डिवाइड कर रहा है, n2 इसको डिवाइड कर रहा है, n3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं था कि इन सब का प्रोडक्ट इसको डिवाइड करता, लेकिन ये जो शर्त है ना, यही इस बात को ज़रूरी बना दिया है। आप सोचिए इस बात को, क्योंकि ऐसा कहने से क्या हो गया है कि कोई दो डिफरेंट इंडेक्स वाला सेम फैक्टर कॉमन नहीं रखेगा। मतलब जब n1 इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके फैक्टर में n1 होगा, अब उसमें n2 नहीं निकल आएगा उसके फैक्टर से, n1 के फैक्टर से n2 नहीं निकलेगा क्योंकि n1 n2 में कुछ कॉमन नहीं है। अब इसी को दोबारा फिर n2 भी देना पड़ेगा, फिर इसी को दोबारा n3 भी देना पड़ेगा, फिर इसी को nr भी देना पड़ेगा, मतलब इसी के फैक्टर में सारे होंगे मौजूद, इसीलिए पूरा प्रोडक्ट इसको क्या करा है, डिवाइड। तो इसका यही बहुत बड़ा महत्व है। क्लियर है पूरी बात? अच्छा, इस पूरे का नाम सुविधा के लिए क्या रखा गया था, n इसको डिवाइड कर देगा, तो इससे बन गया x कॉन्ग्रुएंट x डैश मॉडुलो n, और यही शो करना था कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, ये पूरा प्रोडक्ट ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, मॉडुलो n हो जाएगा। समझ गए? ये तो आपने दिखाई दिया, कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो n हो जाएगा पूरा प्रोडक्ट। अच्छा, और यहाँ से एक चीज़ और आपको दिख रहा है कि x बार और x डैश दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब दोनों सेम रिमाइंडर जो है लीव करेंगे, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये कह दिया कि दोनों के दोनों का अगर डिफरेंस अगर करो तो n उसको डिवाइड करेगा। इससे आप रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव कर दिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर देखो यूनिकनेस वाले केस का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका यूनिकनेस डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा ना कि यूनिक को मॉडुलो इतना बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं ना इतना बन रहा है यूनिक को मॉडुलो। जो दूसरा सॉल्यूशन है वो भी क्या हो गया, यूनिक को ये बना ना, जो सॉल्यूशन है यूनिक को मॉडुलो क्या बना, n के द्वारा बना। ये बात समझ में आ गई? अगर आप इसको बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले ना, तो आप ये कहेंगे कि इसके जो भी सॉल्यूशन दो होंगे ना, वो आपस में डिफ़र करेंगे इसी के मल्टीपल के द्वारा। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो आप यहाँ तक करेंगे, इसी को हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे, और इस तरह से पूरा प्रूफ खत्म हो गया। तो आप इसको खूब ध्यान से करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या लग रहा है कि यूनिकनेस के बारे में, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि n से डिवाइड करने पर दोनों सेम रिमाइंडर लीव करेंगे। मतलब यह हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, उसमें अंतर n के प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। और इसीलिए जो थ्योरम बोला गया है वो बोला गया जब यूनिकनेस, तो बोला गया यूनिकनेस के टाइम क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से लिखा है ना, विच इज यूनिक मॉडुलो दिस, इसीलिए वहाँ पे जब यूनिकनेस प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा प्रूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव कर दिया। अगले क्लास में हम आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना बताएंगे। इतना आप लोग पढ़िए, और थ्योरम आज जो हमने दो कराया है दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़िएगा। ओके।